इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हैं। योगी और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि सीएम योगी को यूपी फतेह के लिए बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का पार्टी में कद और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी संसदीय बोर्ड के मेंबर बनाए जा सकते हैं। जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले हैं। उधर प्रदेश संगठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। खबर यह है कि बैठक में बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। इसमें जहां योगी आदित्यनाथ अपने 100 दिनों के एजेंडे को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, तो साथ ही इस बैठक में पार्टी के संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष पर भी विचार किया जाएगा। बता दें कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब योगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिसके कारण अब प्रदेश की कमान किसी अन्य को सौंपने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी का एक गुट इस बात पर जोर दे रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ब्राह्मण नेता को सौंपी जानी चाहिए। वैसे भी सरकार में इस बार पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा को जगह नहीं मिल सकी है। इसलिए दिल्ली में इसी बात को लेकर मंथन होगा कि कैसे अब प्रदेश के संगठन को आगे बढ़ाया जाए और किसे 2024 के लिए प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। और कहें तो बीजेपी के यूपी अध्यक्ष को लेकर मंथन दिल्ली की इस मीटिंग में होगा और आगे कैसे 100 दिन का जो एजेंडा सेट किया है योगी आदित्यनाथ ने, उसको बड़े नेताओं के सामने रखेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी का कद बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। 2024 क्योंकि लोकसभा चुनाव पर फोकस अब राजनीतिक दलों ने करना शुरू कर दिया है यूपी चुनाव के निपटने के साथ ही, तो इस बात की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ 2024 का मुकाबला किया जाए और उसके लिए संगठन की कमान किसे दी जाए, इस पर मंथन होगा। हालांकि पार्टी के अंदर के ही कई नेताओं का मानना है किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसके साथ ही श्रीकांत शर्मा का नाम भी इससे पहले सामने आया क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और कैबिनेट में इस बार उनको जगह नहीं मिली है। ऊर्जा मंत्री थे पिछले कार्यकाल में। दिनेश शर्मा को भी कोई जिम्मेदारी इस बार मंत्रिमंडल में नहीं मिली। तो अब पार्टी का क्या निर्णय होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की इस बैठक का नतीजा क्या रहेगा आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ का कद क्या अब बढ़ने वाला है और 2024 की तैयारी क्या बीजेपी कर रही है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने के लिए पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करेगी, इस पर आज हम चर्चा, क्योंकि यूपी को लेकर ही ये बैठक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं दिल्ली में और केंद्रीय बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात और मीटिंग, इसे बेहद अहम माना जा रहा है। कई लिहाज से पार्टी का मंथन इस बैठक में होना है। दिल्ली में एक खास बैठक इसलिए आयोजित की गई है। तो बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। संगठन में क्या बदलाव होगा, क्या जिम्मेदारी किसको मिलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। 2024 के लिहाज से संगठन की कमान किसको पार्टी देती है, क्योंकि 24 फतेह करने के लिए बीजेपी ने अभी से प्लानिंग शुरू करती है। यूपी चुनाव के जीतने के साथ ही बाकी पार्टियां भी अब फोकस 24 के चुनाव पर कर रही हैं। आज हम यही रणनीति समझने की कोशिश करेंगे बीजेपी के साथ बाकी राजनीतिक दलों से कि आखिर क्या प्लानिंग 24 के चुनाव को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कर रहे हैं। बीजेपी की मीटिंग
चक जाहिर है अभी, हालांकि नतीजा क्या इस मीटिंग का होगा, क्या फैसला इसमें होता है, मंथन से क्या निकलता है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या बातचीत बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में इस बैठक में होती है, इस मीटिंग में होती है। खबर क्योंकि ये भी है, मुख्यमंत्री योगी को गिफ्ट देने की तैयारी पार्टी कर रही है यूपी जीत के लिए। उनका कद क्या बढ़ सकता है, ये सवाल बना हुआ है। और आज सवाल तो बनता है, हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या योगी का कद बढ़ने जा रहा है। प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी आखिर किस नेता को पार्टी देने जा रही है, कैसे समीकरण को साधने की कोशिश पार्टी 24 के लिए कर रही है, क्या प्लानिंग पार्टी की है, और जो 100 दिन का एजेंडा सामने रखेंगे केंद्र नेताओं के योगी आदित्यनाथ, कैसे उन योजनाओं को या फिर अपने एजेंडे को योगी आगे बढ़ाएंगे, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 24 का चुनाव और उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ को अपने नए मंत्रिमंडल के साथ बेहतरीन प्रदर्शन देना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री पहले से ही कड़े तेवर दिखा चुके हैं, चाहे अधिकारियों को लेकर कहें या फिर मंत्रियों को लेकर कहें, सभी को अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, निर्देशित किया गया है। और आज यही सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश अपनी इस चर्चा में करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता हैं मनोज पुरवाल। मनोज जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक मेहता। आलोक मेहता जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र विक्रम सिंह। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अरविंद सिंह जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूँ। दिल्ली में बीजेपी की ये बैठक, दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम का दिल्ली पहुंचना, क्या इस बैठक में तय होगा, क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं अरविंद जी? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद का यह पहला दौरा है दिल्ली का। तो स्वाभाविक है, शिष्टाचारवश सब लोगों से, सरकार के लोगों से और संगठन के लोगों से मुलाकात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, संगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो स्वाभाविक है इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो संकल्प पत्र में हमने वादे किए हैं उसको कैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उसको पूरा करें और उत्तर प्रदेश को अग्रणीय राज्य की श्रेणी में खड़ा करें। ये सब चीजों पे स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी। ठीक है, मनोज पुरवाल जी, आपके पास में आ रहा हूं। तैयारी 2024 के लिहाज से भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है अभी से करना, क्योंकि अब 22 तो फतेह कर लिया। उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कोशिश पार्टी अब कर रही है। संगठन को और कैसे बदलाव उसमें किया जाए और मजबूती कैसे दी जाए लोकसभा चुनाव के लिए, ये तैयारी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से भी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आना चाहती है? मनोज जी। जी, आपने जो पूछा है प्रश्न बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूपी की पार्टी अपने हाथ में ले ली है और नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि वो जमीन पे काम करेंगे। 2 साल का टाइम है और 2 साल में पूरा संगठन द्वारा से खड़ा करके और एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से काम करेंगे। और जो कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहा है उसको सम्मान सहित आगे बढ़ाने काम करेंगे। और जो कार्यकर्ता केवल पद लेके अपने दाएं झाँक रहा है, इसको डांटने का, निकालने का काम करेंगे। क्योंकि अब संगठन में जो काम करेगा वही पद पाएगा और उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसलिए अखिलेश जी ने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपनी जिम्मेदारी ले ली है यहाँ पे रहने की भी। ठीक है, आलोक मेहता जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूँ अब। आलोक मेहता जी, आप कैसे समझ पा रहे हैं बीजेपी की आगामी रणनीति को? उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव की हम बात करें या फिर संगठन में जिम्मेदारी हम देने की बात करें? आलोक जी। जैसा अभी अरविंद जी जो पार्टी के ही नेता है, प्रवक्ता भी है, उन्होंने कहा ये जिस तरह की जो भेंट होती है इसमें आगे की रणनीति, ये 2024 तो बहुत आगे है। उससे पहले संगठन में, जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी चूंकि मंत्रिमंडल में आ गए, तो आपने प्रारंभ में भी कहा था कि संगठन में दायित्व किसको सौंपा जाए। और मैं एक बार फिर आपका ध्यान दिलाऊंगा, जरूरी नहीं है कि जो नामों की चर्चा जो मंत्रिमंडल से हटाए गए हैं, अब है कि उन्हीं को भी अध्यक्ष पद बनाया जाए।
जिम्मेदारियां तो कई है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं और आवश्यक नहीं है कि वो किसी और बड़े पद पर क्योंकि हटाया गया है तो इसलिए उनके पूरे काम काज को देखकर उनके योगी आदित्यनाथ जी के साथ कैसे रिश्ते रहे, कैसे काम काज में उन्होंने कितना सहयोग किया, जी। नहीं किया, जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, यदि सही बात की जाए तो कई चीजों पे बड़े गहरे मतभेद भी रहे और रहना भी चाहिए। पार्टी में कुछ सब एक ही राय के होंगे, जय जयकार करेंगे तो जी। वो पार्टी के लोग अंदर करेंगे, मतलब अंदर मतभेद भी अपने प्रकट करेंगे। और इसलिए ये अभी संसद में विचार विमर्श के बाद अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नड्डा जी, ये लोग एक आगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी चूंकि चुनाव राष्ट्रपति का होना है, उसमें राज्यसभा में भी लोकसभा में भी सदस्य है, उनका किस तरह से ध्यान रख करके आगे क्या किया जाए, राज्यसभा में किन लोगों को लेना है, एक मोटे तौर पर लोगों की अपने उनके आगे के कौन लोगों के लिए क्या संभावनाएं हैं, उनका क्या उपयोग हो सकता है। जी। आपकी बात ठीक है। और जैसा अभी अभिजीत जी ने कहा कि हाँ, जिन कार्यक्रमों के लिए वायदे किए गए हैं, कई ऐसे अब किसानों का कुछ बीच में फिर शुरू हो गया है कि साहब वो करेंगे, तो उन चुनौतियों को कैसे निपटना है और उन कार्यक्रमों को कैसे, जैसे पहले भी इसी परफॉर्मेंस के आधार पर तो उनको बहुमत फिर से मिला है, तो ये पार्टी उस तरह की नहीं है। और जैसा अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे, किसी भी पार्टी को जीत हो या हार हो, उसके बाद तुरंत अगले दिन से कोशिश करना चाहिए कि मैं आगे जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल, समस्याओं के लिए क्या कर सकता हूँ, हमारे वायदों को क्या कर सकते हैं। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी कोशिश अब होनी चाहिए। शायद प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि आप प्रतिपक्ष के साथ भी ऐसा तालमेल करें जिसके अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि हर काम में यदि खाली धरना आंदोलन होगा तब तो काम की सफलता में मुश्किल होगी। संख्यकों के लिए जो मुद्दा है उसको भी कैसे अच्छे ढंग से टैकल किया जाए, उनको जो लाभ मिलने से उन्होंने जो वोट दिया है उनका भी कैसे उनका ध्यान रखा जाए, ऐसे कई मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक महत्वपूर्ण है और ऐसी बैठकें विचार विमर्श भी होगा, एक प्रारंभिक प्रारूप जिसको कहते हैं एक लिया जाएगा, लेकिन इसको बहुत बड़े इस रूप में दिखाई, ये निरंतर प्रक्रिया है। आसपास के चुनाव में उसका क्या फर्क पड़ना है ये भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश के बाद अगले साल से जो तैयारी हो रही है मध्य प्रदेश राजस्थान में, उत्तर प्रदेश का असर उन राज्यों पर भी पड़ना है। ठीक है, आपके पास लौटूंगा आलोक जी। मैं सुनील कौशिक जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर, क्या अगले 100 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं? जो एजेंडा सेट किया है योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर हम देखें। नहीं, बिल्कुल पराग निश्चित तौर से। और मुझे लगता है कि जो रणनीति उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार रहते हुए योगी ने अपनाई है कि अपना प्रतिष्ठा तय नहीं कर सकते हैं। पिछला बार का जो मुझे लगता है जहां से 100 दिन का एजेंडा कोई भी मुख्य प्रदेश बीच होगा, पहले सरकार को अवगत कराएगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है बड़ा अच्छे से मैंने की। इसका क्या संदेश जाएगा ये सब हम सब लोग जानते हैं। 2024 बात है, इतनी बड़ी चीज दोबारा पहला का मामला जो दोबारा मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हो, 33-36 साल बाद दल की सरकार दोबारा रिपीट हो, सारी चीजें हैं। तो मेहता साहब सर कह रहे हैं आगे की रणनीति 2024 से आगे की भी रणनीति हो। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी जीत हुई है तो आने वाले राज्य कैसे श्रेय लिया जाए, मंत्री रहते हुए उपयोग किया जाए, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि। लेकिन जहां जो है कि दल में ये जो दल है जेपी का है, लेने की बात तो आपसे पहले बात करता नहीं, किन कारणवश तो नहीं लिया गया। रणनीति अलग थी। अब चुनाव जीतने के बाद ओबीसी का चश्मा लगा दिया है, यही चेहरे पर तुम्हारा तो इसका भी एक मंथन हो रहा है, क्या उसमें रखा जाएगा, कभी रखा जाना। और उसमें कई मुख्यमंत्री बड़े प्रदेश में रहे भी हैं। चुनाव से पहले दल की टीम में उनको ले लिया जाता तो एक अलग उद्देश्य जाता, लेकिन हम तरीके की चर्चाएं की दरबार में तो ये भी रहा था कि खुद कहा है दल की टीम में रखिए, लेकिन नहीं लिया गया। ये अब मुझे लगता है कि फास्ट हो गया, इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीति संगठन में और पार्टी नहीं होता, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी, अध्यक्ष कौन होगा, ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि 2017 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए तो रहते हुए जीत हुई है। 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए तो है
जीत हुई है तो क्या बात में एक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीजेपी देगी कि नहीं देगी, जी गौतम देव जी की जगह कौन होगा, संगठन में क्या होगा, ये भी चर्चाएं हो रही है कि मुख्यमंत्री की भी विदाई होगी। आपसे पहले भी इस बात में आप सुनील बंसल जी को कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम में रखा जाएगा, तो आप ये मतलब सोचने लगे हैं कि अब प्रदेश से निकल करके जाएगा। जो संगठन महामंत्री हैं, क्या उनका उत्तर प्रदेश में, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री के रूप में बीजेपी ला सकती है। तो ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो दिल्ली दरबार में तय होंगी। पहले मौर्या साहब आए, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं सुरेंद्र देव जी, उनकी भी यहाँ दिल्ली में चल रही। अब चारों लोग इकट्ठे होकर के आए हैं, तो सूत्रों से बात निकल के आएगी, चर्चाएं होंगी, क्या रणनीति तय हुई है, अमित शाह जी क्या चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है। और दूसरा शिवपाल जी वाली चर्चा चल रही है। आज आजम खां का भी बयान आ गया है किस तरीके से सपा से मोह भंग हो रहा है। जहां तक मैं कह पा रहा हूँ, दर्जन भर ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो बड़े ताकत के रूप में किसी जमाने में रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या उनको बीजेपी में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शिवपाल सिंह जी की भूमिका क्या बीजेपी में रहेगी आने के बाद? ये सारी रणनीति मुझे लगता है दिल्ली के दरबार में तय होगी। ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह जी, आप एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं सर? क्योंकि देखिए, संगठन की मजबूती के साथ उतनी ज्यादा जरूरी है कि जो सरकार का नया स्वरूप है उसकी मजबूती। और अभी जैसा कि मेहता साहब जिक्र कर रहे थे, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, क्योंकि जो काम उत्तर प्रदेश में सरकार का होगा उसका रिफ्लेक्शन बाकी इलेक्शंस पर पड़ेगा 2024 से पहले जो विधानसभा के होने हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जो अभी संगठन चुना जाएगा उस सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो समन्वय की होगी जी। क्योंकि जो सरकार और संगठन में अगर समन्वय नहीं है तो कोई भी सरकार बहुत अच्छे से नहीं चल सकती। बहुत सारे राज्य इसके अभी भी उदाहरण है और पूर्व में भी बहुत उदाहरण रहे हैं जी। तो योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रयास ये रहेगा कि कोई जो भी संगठन संभालेगा उत्तर प्रदेश में वो उनकी मर्जी से चलने वाला हो। एक तरीके से मैं कहूं सीधे शब्दों में कि उनकी मर्जी से चलने वाला हो, कोई ऐसा ना हो जो दिल्ली से ऑर्डर लेता हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मंत्रिमंडल का जब बैठक होनी थी उसमें योगी जी ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी मंत्री अगर दिल्ली जाएगा तो हमें बता के जाएगा। उसका ये मतलब नहीं था कि वो फिजूल खर्ची रोकना चाह रहे हैं। एक उसका आशय ये था फिजूल खर्ची रोकना चाह रहे हैं, लेकिन उनका एक आशय ये भी था कि उनको जो मंत्री जो है दिल्ली दरबार में अपना दरबार लगाने जाते हैं उनको एक अंकुश लगाना भी था। तो योगी जी की जो पूरी कोशिश होगी यही कोशिश होगी कि संगठन का जो भी बने वो उनकी मर्जी का बने, उनके साथ समन्वय स्थापित करके चले। और जो शीर्ष नेतृत्व का जो पुरजोर कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि एक तो जो 2024 देखना है इनको कि 2024 को कैसे साधा जाएगा, और दूसरा वो आदमी इनको चाहिए जो दिल्ली दरबार में भी यहाँ की बातें पहुंचाता रहे और योगी जी से भी बहुत ज्यादा उससे मतभेद ना हो। ठीक है, मेहता साहब एक कमेंट आपका चाहूंगा। रुद्र विक्रम सिंह जी ने जो अभी बात कही है सरकार और संगठन के समन्वय की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले इलेक्शंस के लिहाज से भी। मेहता साहब जी, ये बिल्कुल ठीक है। संगठन और सरकार में भी तालमेल नहीं होगा। जो अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे सांसदों की बैठक में या पार्टी में विजय के बाद क्या कहा कि भाई आपको कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाके बताना है जी। सरकार कोई निर्णय भी करेगी यदि वो जनता तक नहीं पहुंचेगी। कई योजनाएं हैं जो चाहे किसानों की हो, चाहे गरीबों के लिए हो, श्रम से संबंधित लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई गई जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं। लेकिन कम से कम बीजेपी स्टेट जो है उनमें तो ठीक से उसकी जानकारी लोगों को देना, ये जो बात है ये मैसेज ही सबको, इसलिए संगठन और तालमेल बिल्कुल ठीक कहा गया। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर ये कहूंगा कि अब वो दिल्ली दरबार वाला स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ केंद्र के साथ उनके साथ संवाद रहे, वो वहाँ की कमियों उसके बाद खाली वो जय जयकार करता रहे मुख्यमंत्री का, ऐसा भी संगठन का कोई अध्यक्ष होगा। और दूसरा अगले के लिए तैयारी करना भी तो है ना, उनको एक नई पीढ़ी तैयार करते थे। क्या पिछली बार भी जिन लोगों को बनाया गया मध्य प्रदेश में वी डी शर्मा है, उनको वो बहुत ही नया चेहरा था, कई पुराने दिग्गज नेताओं को छोड़कर उनको बनाया गया। तो इसलिए आप ये भी मानिए कि कोई भी ऐसा नया नाम भी हो सकता है जिसे वो अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए या संगठन में और पदाधिकारियों को उस रूप में लाए। तो एक सेकंड लाइन तैयार करने की हमेशा पार्टी में कोशिश है। और ये मैं इजीली कहूंगा, पार्टी के लोग कह सकते हैं कि साहब ऐसा हो बिल्कुल जो पहले परमिशन लेके और पैर छूकर कहीं दिल्ली जाएगा, ऐसा यदि संगठन में और पार्टी में होगा तब तो कोई काम हो ही पाएगा।
क्योंकि यदि अनुमति लेकर कहीं काम करना है तो फिर क्या करना है, फिर तो चपरासी रख लीजिए, नौकर रख लीजिए, वही आपका काम जो कहेगा संदेश वाहक बन करके चला जाएगा। ऐसा किसी भी पार्टी में होगा तो जो स्थिति कांग्रेस की बदतर हुई है वो बीजेपी के लिए खतरा हो, लेकिन बीजेपी ऐसा कतई नहीं करेगी। हमेशा चाहती है कि एक स्वच्छ ढंग से समीक्षा हो, उसमें ये नहीं है कि पर्सनल कोई विरोध और प्रतिरोध। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, और यदि ऐसा कहीं करने की कोशिश जो नेता करते हैं उसका नतीजा ये ठीक है। तालमेल यदि नहीं होगा, यदि वो मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे और बाहर जाकर पदाधिकारी कुछ उल्टा उल्टा बोलने लगेगा तब तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना हो कि सरकार के बारे में, संगठन की कमियों के बारे में, मंत्रियों के गड़बड़ियों के बारे में सही सूझ। पिछली बार क्यों बात में मंत्रिमंडल बदलना पड़ा, क्योंकि लोग दबे रहते थे, बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे थे, और इसलिए 100 विधायकों के कटे और कितने विधायक हारे भी, जीते हुए भी। अगली बार इसकी पुनरावृत्ति लोकसभा में कतई कोई पार्टी रहते तो नहीं चाहेगा। वो कांग्रेस की या दूसरी पार्टी की तरह स्थिति नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें है, उसमें संघ की भी भूमिका होती है। इसलिए ये मुझे लगता है कि सतही ढंग से सोचने की बात होगी। ये ठीक है कि योगी जी का एक अलग कड़ा कठोर व्यक्तित्व है और उनके सामने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, उनको कोई अपमान न किया जाए। लेकिन ये कहना कि साहब वो तो ऐसा चाहेंगे कि जैसा कठपुतली उनका हो, ऐसा करेंगे तब तो पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला। चलिए ठीक है, हम अरविंद जी से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अरविंद जी बताइए, क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की संगठन की जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और वहां पे जो अध्यक्ष का चुनाव है ये कोई दुरूह काम नहीं है कांग्रेस के तरह से कि 2019 से और आज तक एक फुल टाइम अध्यक्ष की वहां खोज हो रही है और खोज पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे वहां भारतीय जनता पार्टी की संगठन की अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। वो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। संगठन की अपनी संरचना है, जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनको संगठन का सहयोग प्राप्त होगा और वो संगठन का मार्गदर्शन करेंगे और अचीवमेंट करेंगे। तो हमारे वहाँ ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि कौन अध्यक्ष होगा, कैसे होगा, कैसे खोज होगी। ऑलरेडी सेट प्रक्रिया है, उसके तहत नया अध्यक्ष आएगा। तो मुझे लगता है कि मनोज जी, अगर अरविंद जी कह रहे हैं कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है, तो क्या चुनौती अब समाजवादी पार्टी के सामने होने वाली है? क्योंकि अगर बीजेपी कह रही है कि हमारा रास्ता साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, समन्वय की कोई कमी नहीं है और आगे भी मजबूत रणनीति है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं मनोज जी? हेलो मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज आपका सुन नहीं पाई जरा आवाज। मनोज जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है बीजेपी के अंदर और कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। दरअसल देखिए, आने वाले इलेक्शंस, बाकी विधानसभाओं की अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें या 2024 की हम बात करें, बीजेपी अपने संगठन को आपकी बात हम अरविंद जी की बात से सहमत हैं। जब पार्टी पूर्ण बहुमत में होती है और जब उसका निरंतर प्रोग्रेस कर रही है तो उसमें कोई चुनौती होती नहीं है, क्योंकि जिसको भी जो हाईकमान निर्णय करता है उसको मानना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं मानेंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं मानने की कोशिश की, सत्तर सिन्हा थी, उनको पार्टी के बाहर की रास्ता दिखा दी गई। तो मैं मानता हूं कि इनकी, और मेरा मानना है, मेरा जो सोच है, राजनीतिक सोच है, कि मैं जानता हूं कि अध्यक्ष अपने जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, वैसे की पार्टी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जाति समीकरण के हिसाब से बनेगा। और आप देखना, मुझे विश्वास है एससी कोटा से अध्यक्ष बन के आएगा। जो भी बनेगा वो एससी कोटा बनेगा, क्योंकि पूरे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो चुका, बैकवर्ड हो चुका, क्षत्रिय समाज के मुख्यमंत्री हो गए। तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई ना कोई एससी कोटा से बनाना होगा, क्योंकि इनको जो है 24 का चुनाव जीतना है, जो मेरी सोच है। आप देखना, एक महीने में आप 15-20 दिन बाद सामने आएगा कि मुझे लग रहा है कि जो चर्चा है वो अलग है, लेकिन और बीजेपी का कौन सा स्टेप, कौन नेता आगे आ जाए, कोई नहीं सोच सकता है। बिल्कुल आपको खुद जानकारी है कि किसको आगे करके वो बैठाल पद पे, और किसी को ये कहने की चूक नहीं है कि हम गलत कर दिया। चलिए, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? अरविंद जी, बहुत छोटा कमेंट चाहूंगा। देखिए, मनोज जी भी मान रहे हैं कि आप लोग सरप्राइज करते हैं, उसके बाद सोनी जी आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद जी बोलिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं वो जातिगत राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के आधार पे और संगठन परंपरा के आधार पे अध्यक्ष का चुनाव करेगी। और आपने देखा होगा, हमारे कई अध्यक्ष कई राज्यों में ऐसे हैं जिनके जाति की संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि भारत को जातिगत सोच से बाहर आना चाहिए। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो संगठन का भी नेतृत्व
नेतृत्व कर सके और प्रदेश का भी नेतृत्व कर सके और सबका भला कर सके, ऐसा चुनाव होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारतवर्ष में जब किसी नेता की बात होती है तो उसको जात से, क्षेत्र से और संप्रदाय से जोड़ के देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को निर्मूल साबित किया है। और मैं आपको बताऊं, यदि जात ही सबसे बड़ी चीज होती तो आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जाति के कितने लोग हैं? तो लोगों को इस मन से निकालना होगा कि जाति बड़ी चीज है। आप पब्लिक के लिए काम करेंगे और पब्लिक के लिए साथ खड़े रहेंगे तो किसी भी जाति से कोई व्यक्ति आएगा उसको समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए सुनील कौशिक जी हंस रहे थे आपकी बात पर, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सुनील जी। मैं कह रहा हूँ अरविंद जी को हकीकत बतानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी की क्या स्थिति थी? प्रदेश अध्यक्ष मुझे लगता है कि बिल्कुल असमंजस की स्थिति में थे और कहा भी जाए अंतिम समय तक तो मुख्यमंत्री के पाले में स्वतंत्र देव जी बैठे हुए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और चाह रहा था, लेकिन कुछ और हो रहा था। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक सरकार और संगठन में समन्वय नहीं होगा तब तक मुझे लगता है अच्छे से सरकार नहीं चल सकती। ये मुख्यमंत्री जरूर चाहेंगे कि मेरी सहमति वाला या मेरे से समानांतर सरकार न चल बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि सारे निर्णय वहां से होने लगे। और यह राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है बिल्कुल कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान से इस तरीके से मुख्यमंत्री को कंट्रोल किया जाए। वो प्रदेश अध्यक्ष को ही ऐसा व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठा लेंगे जहाँ कहीं ना कहीं इसका आंकड़ा मुख्यमंत्री से रहे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि जो पद योगी जी का बढ़ रहा है उस वजह से रोकने का प्रयास करेंगे। और इसका एक उदाहरण है बिल्कुल कि सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी की साथ स्थिति क्या है मुख्यमंत्री की, इस बात को भाजपा को बताना पड़ेगा। क्या चीफ सेक्रेटरी से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है कि नहीं है, क्या कुछ निर्णय हो जा रहे हैं कि नहीं है। और ये केंद्र ने, क्या मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में चुनाव से पहले बैठा दिया एक व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी के रूप में कि सारी चीजें यथास्थिति से वो अपने हिसाब से चलाते रहे। दूसरा, तमाम प्रमुख सचिव लेवल के लोग बदले जाने हैं, लेकिन क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। तमाम मंत्रियों को स्टाफ दिया जाना है, क्यों नहीं दिया गया। एक मुझे लगता है कि जो पंचम तल पे जो एक वर्चस्व की जो लड़ाई है वो अभी भी है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे उसको देखेगा। मुख्यमंत्री नहीं चाहते ईमानदारी से कि चीफ सेक्रेटरी मिश्रा ही रहे, वो चाहते हैं कि मेरे मनपसंद का कोई चीफ सेक्रेटरी हो, मेरे हिसाब से प्रदेश में काम करे। और ये चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी के सहमति से नहीं थे, मुख्यमंत्री जी की पसंद नहीं थे, क्योंकि मिश्रा जी पहले भी चीफ सेक्रेटरी बनते रह गए थे जब आर.के. तिवारी जी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। तो अब एक पहले तो जंग मुझे यही है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ क्या चीफ सेक्रेटरी की पद पर जो नियुक्ति होगी वो मुख्यमंत्री के विश्वास की होगी, मुख्यमंत्री की सहमति की होगी, या राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी के रूप में बैठा रखा है वही रहेंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं अभी तो जो सवाल पैदा करते हैं। ठीक है, मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। रुद्र विक्रम सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चुनौतियों को लेकर जो अभी अरविंद जी कह रहे थे, क्या कोई चुनौतियां नहीं है? आपका एनालिसिस इस पर क्या कह रहा है? क्या ये संभव है कि आने वाले परिस्थितियों को देखते हुए, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए, संगठन और सरकार के बीच समन्वय को देखते हुए, संगठन में बदलाव को देखते हुए, क्या कोई चुनौतियां बीजेपी के सामने नहीं रहेंगी? देखिए, चुनौती बिल्कुल नहीं है इनके पास। चुनौती तो ये एक चुनौती ये होगी कि इतने सारे नेताओं में किसको चुने। और वो जो मैंने समन्वय वाली बात कही कि समन्वय कौन ऐसा व्यक्ति है जो समन्वय स्थापित हो जाए इन दोनों के बीच में, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो चाहता तो है अपनी पसंद का यहाँ पे संगठन का अध्यक्ष बिठाना, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि एक पैरेलल गवर्नमेंट अध्यक्ष चलाए और उस गवर्नमेंट की वजह से जो योगी जी की सरकार चल रही है, क्योंकि जो 2022 की जो सरकार बनी है वो योगी जी के चेहरे पर ही बनी है। मोदी जी के साथ साथ योगी जी का चेहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इस चुनाव में, और 2024 में इस चेहरे का लाभ फिर से बीजेपी उठाना चाहेगी। तो ये रिस्क भी बीजेपी कभी नहीं लेना चाहेगी कि वो जो है किसी वजह से उनकी नाराजगी हो या फिर वो काम ना कर पाए जो वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो दो साल का जो काम ये करेंगे और 5 साल जो इन्होंने पिछला काम किया है, तो वो ये 7 सालों के काम को लेकर 2024 में जाएंगे। और उत्तर प्रदेश आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिहाज से कितना बड़ा राज्य है और कितना इंपॉर्टेंट राज्य है जी। तो ये सब सारी चीजें यही रहेंगी। और चुनौती तो देखिए, चुनौती ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। वहां पे अगर किसी को भी उठा के आप देखिए, मुख्यमंत्री जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं
किसी ने कल्पना तक नहीं करी होगी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में कि ये मुख्यमंत्री कभी बनेंगे। खुद उस मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बना है उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं कभी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि नहीं आपने इनको क्यों बनाया। अंदरूनी विरोध रहा, सब लोग आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व कोई शिकायत लेकर नहीं गया कि भाई आपने इनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। तो अनुशासन जो भाजपा का एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी इनकी ताकत है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती इनमें आने वाली है। ठीक है आलोक मेहता जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं जिसका जिक्र अभी सुनील जी कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपका रिएक्शन चाहूंगा और साथ ही पसंदीदा को लेकर, क्योंकि एक समन्वय बेहतर हो सरकार और संगठन के बीच में, और कितनी ज्यादा महत्व रखती है योगी आदित्यनाथ की पसंद संगठन के अध्यक्ष को लेकर। देखिए वो तो अभी जैसा कह रहे हैं हमारे मेहमान, निश्चित रूप से ये तो संगठन के बीच में अच्छा समन्वय हो, क्योंकि कई चीजें तो निर्णय जैसा भारत लेवल पर यदि करना होगा, पंचायत से लेकर के केंद्रीय स्तर पर भी, और सरकार के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए संगठन का जिला का लोग रिपोर्ट करें कि भाई यहाँ पर एक कलेक्टर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या कोई चीजों का पानी की योजनाएं वहाँ सफल नहीं हो रही है, या वहाँ पर बिजली की समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए कैसे मंत्रियों के साथ तालमेल हो, मंत्री भी उसका करे और अधिकारी भी, जिसको कह सकते हैं सरकार का यदि कंट्रोल रहता है उन पर, संगठन का यदि अपने आप जैसा कुछ घटनाएं सामने आई पिछले दिनों में भी, यदि वही लोग वहां पर कोई हिंसक घटना करने लगे या कुछ और करें, तो इससे पूरी भाजपा की छवि खराब होती है, सरकार की छवि खराब होती है जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए प्रशासन में भी, और ये मैं अवश्य कहूंगा कि प्रशासन में भारतीय सेवा के जो लोग हैं उनके लिए जरूर चयन दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भारत सरकार करती है उसकी राज्य में भेजते समय, और भाजपा राज्य राज्यों में करेगी, लेकिन अधिकांश छूट उनके मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि किन अधिकारियों से तालमेल के साथ अच्छा काम हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, और उसमें कितना अच्छे से अच्छे सक्षम अधिकारी जो जिनका अनुभव दिल्ली में बहुत ज्यादा भारत सरकार में रहकर रहा, वो कैसे क्रियान्वयन कर सके। इसलिए आप देखिए कुछ जो प्रशासनिक सेवा के लोग थे वो बाकायदा उसमें से मंत्रिमंडल में भी आए या चुनकर के भी विधायक बन करके आए हैं। तो इन सबका कैसे, केंद्र सरकार में ऐसा ही हुआ है, कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के, पुलिस सेवा के लोग आए, उनका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो संगठन, प्रशासन और सरकार ये मिलकर करे, और साथ में प्रतिपक्ष भी जो भी उसको उन चीजों को उठाता है उनके साथ भी कहाँ संवाद होकर के उनको किया जाए, या कहाँ जब वो टकराव होता है तब कैसे निपटा जाए। ये लगातार निरंतर प्रक्रिया है जिसको संगठन और सरकार दोनों को मिलकर निभाना पड़ेगा। ठीक है, सुनील जी की बात पर अरविंद सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद सिंह जी रखिए अपनी बात। अब देखिए, सुनील जी की बात पे नहीं, मैं किसी के बात के खंडन मंडन में विश्वास नहीं करता हूं, अपनी बात रखना चाहता था। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पूर्व भी इस तरह की बहुत सारी बातें आपको भी और हमको भी सुनने को मिल रही थी कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सारी चीजें निर्मूल साबित हुई है। हम हर बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार इंटैक्ट है, और आपने देखा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और संगठन कौशल के साथ, कितनी बहादुरी के साथ और कितनी कर्मठता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो हमारे वहां कोई संगठन और सरकार में कोई खींचतान नहीं है, हमारे वहां सारी चीजें ठीक है। और कोई सरकार में जो बैठता है वो लाभ के पद पे नहीं बैठता है, सरकार में जो बैठता है उसका काम है जो हमने वादे किए हैं उसको डिलीवर करना। और जब हम संगठन में हैं तो हमारा काम है आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसको जन जन तक पहुंचाना, इस चीज को हम बखूबी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब बड़ा लक्ष्य हो आपके सामने और बड़ी मंजिल तय करनी हो तो आपस के जो चीजें होती है छोटी मोटी, ये नहीं उभरती है। लेकिन आपके सामने जब केवल सत्ता ही लक्ष्य होता है तब आपको ये तर्क देना पड़ता है। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि अखिलेश जी अब जमीन पे काम कर रहे हैं, तो अब पहले कहाँ हवा में काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जमीन पे काम करने वाली पार्टी है और 24 घंटे कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहने वाली पार्टी है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने संगठन कौशल पे और क्षमता पे कि इस रीति और नीति को पार्टी जारी रखेगी। ठीक है, इस पर मनोज जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी रखिए संक्षेप में छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, जो अरविंद जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल इनकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं जी। तो संगठन में चुनाव से पहले क्या चल रहा था, जो समीक्षा हो रही थी, बिल्कुल 100% सच थी। लेकिन इसमें इतना अच्छा है कि बीजेपी के नेताओं ने हम जैसे लोगों की समीक्षाओं को
उसको प्लस लिया, पॉजिटिव लिया, और जहां कहीं कुछ कमियां थी, जहां लग रहा था कि संगठन में ये स्थिति हो सकती है, वो बेहतर करने का प्रयास किया। और जहां राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार जो चीजें रख रहे थे चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, उनकी समीक्षा बीजेपी ने की। कहीं ना कहीं विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, यदि इनके सामने लोगों ने आईना दिखाने का काम किया तो केवल हमको उतना ही प्रत्युत्तर मिला कि कहीं ना कहीं आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बसपा वाले करें सपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बात सच है कि भाजपा ने जो हम लोगों ने कहा, सच्चाई जो दिखाने का काम किया, उसको बड़ा ईमानदारी से स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद जब चुनाव में गए तो उसके बेहतर परिणाम आए। ठीक है मनोज जी, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए सर। अरविंद जी कह रहे हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव की काम करने का तरीका आखिर क्या था, और क्यों समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की बात करती रही, उसके बाद आप लोग सत्ता के करीब तक भी नहीं पहुंच पाए। सीटें आप लोगों की जरूर बढ़ी हैं, लेकिन क्या संगठन की मजबूती के लिए काम करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है? देखिए, आप पहले से देखिए कि हमारी पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ा है और 47 से 125 पहुंचे। अब मानते हम सरकार तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी वोट बैंक भी बढ़ा और उसके बाद सीटें भी बढ़ी हैं। आप देखिए, भाजपा का वोट बैंक से और सीटें भी कम हुई, लेकिन इसके बाद भी जो है हम लोग और मेहनत करके अगले 2 साल में जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें आप देखना कि हम लोग अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि जब तक ये जो महंगाई और मुद्दा और बढ़ते जा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है महंगाई कवर हो पाएगी। आपको लग रहा है? हम समझते हैं पेट्रोल कम से कम 1 से 15 रुपए 20 रुपए तक हो जाएगी। आप अब तो थोड़ी दिन में देखना, कोई महंगाई में कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम भी एक फिर कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव खत्म करके, अब जो 80-20 का चुनाव हो गया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री जी बन गए, सब हो गए। अब करिए 100% पर काम, तभी कुछ होगा भला इस प्रदेश का। क्योंकि जो है अब ये बात खत्म होनी चाहिए ना कि जातवाद की या 80-20 की। अब तो सबके लिए काम करना चाहिए, और उसमें सबके लिए काम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो है फिर देना चाहिए विकास। अब देखिए, अभी भी जो है अब कहीं भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा। पूरे कोरोना काल में 2 साल में बच्चों को एकदम बहुत पीछे हो गए पढ़ाई में। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। पढ़ाई का बहुत जरूरी है, शिक्षा का भी बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य का भी बहुत जरूरी है। इसके बाद सड़क का, विकास का, वो सब होना चाहिए। आप देखिए, 370 धारा खत्म की, इसके बाद में वो जब भूल गए तो राम मंदिर में, और राम मंदिर बाद में जो भी चुनाव लड़ा है, भैया कह रहे थे भाजपा प्रवक्ता जी, हम समझते हैं जो भी चुनाव लड़ा गया है जाति समीकरण हिसाब से सब जगह टिकट बांटे गए हैं। और एक तरफ देखिए आप, श्रीकांत शर्मा जी 1 लाख के ऊपर वोट जीतने वाले बैठे हैं, और एक तरफ जो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जातीय समीकरण क्या है? तो समाजवादी पार्टी नहीं साधती है क्या जातीय समीकरण? राजनीति में मनोज जी, समाजवादी पार्टी नहीं साधती है क्या, या आपने टिकटों का बंटवारे इस आधार पर नहीं किया? आप मुझे बताइए। आपने क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी ने इस आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं किया? क्या समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण को नहीं साधती है? कौन सी पार्टी नहीं साधती है? हमने ये बात आपकी, हमने ये नहीं कहा कि हम सपा की बात कर रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी राष्ट्रीय बात करती है उनके अंदर भी जातवाद है। आप देखिए, आप त्रिता में चले जाइए, त्रिता में चलो जी, हकीकत ये है कि आप मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि आप लोग खुद इस तरीके की बातें करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। खैर, राजनीति का सबसे मेन पॉइंट जाति हो गया, जाति समीकरण सबको रखने पड़ रही है। ठीक है, चलिए आलोक मेहता जी, ठीक है आलोक मेहता साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, संगठन में जिम्मेदारी को लेकर क्या बीजेपी इस बार भी अपनी वही वाली सरप्राइजिंग पॉलिसी ही अपनाएगी? आपका एनालिसिस इस पर क्या कह रहा है? मेरा तो मानना है कि ऐसा ठीक है, हमारे मनोज जी कह रहे हैं कि जातीय आधार होता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इलाकों में चुनाव लड़ने के लिए संभव है। यदि जातीय आधार होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चुनाव दिल्ली से आ रहे थे, देश में कभी कोई चुनाव जीते ही नहीं जी, उनको तो प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य को खाली वही कारण नहीं है जातीय आधार, उसके पीछे और भी कई कारण होते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि भाई स्पष्ट रूप से कहा जाए कि यदि उनकी सरकार में कुछ डिफरेंसेस लगते हैं, जैसे अरविंद जी उसको मना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मतभेद बिल्कुल मतभिन्नता नहीं होगी तब तो कोई रिजल्ट अच्छा आएगा ही नहीं। निर्णय एक ही आदमी नहीं कर सकता, और इसलिए केशव प्रसाद मौर्य बड़े मुखर रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपने ढंग से, और वो विश्व हिंदू परिषद के पुराने नेता रहे हैं, उनकी भूमिका खाली चुनाव मुख्यमंत्री बनने की नहीं थी। इसलिए वो जाति ये कारण तो होता है, आप किसी भी जाति को आप लेंगे तो आप कहेंगे इसलिए फलाना आदमी बोल रहा है कि वो इस जाति का नहीं है, इसलिए अखिलेश जी का विरोध कर रहा है, या योगी आदित्यनाथ जी का कर रहा है, या किसी श्रीकांत शर्मा का कर रहा है। तो वो तो आप उसके पीछे कुछ ही कारण को किसी को खोज सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक नरेंद्र मोदी इस तरह के नेता आए हैं जो उसको, ये नहीं कह रहे कि उन पार्टी जातियों को निगलेक्ट कर दें, उनके प्रतिनिधित्व न दें, उनको बिल्कुल कहें कि भाई ठीक है अब तो पहले इनका प्रभुत्व रहा है खत्म कर दें, लेकिन नेतृत्व तो ऐसा ही होना चाहिए जो जाति आधार को खत्म करे। डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी तक यदि खाली जाति आधार पर करते वही तो गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी में एक समय मुलायम सिंह यादव आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के पैर छू करके प्रणाम करके उनके साथ भी संबंध रखते थे जी। वो ब्राह्मण होते थे तब भी ऐसा नहीं था कि वो केवल जाति आधार पर नमस्ते करते थे। इसलिए मैं इसको नहीं मानता। और यदि नया दौर आया है, अब वो जातीय दौर खत्म हो चुका है, जाति वाले सब निपट गए। कांग्रेस पार्टी का एक आदमी नहीं जीता, उन्होंने जाति समीकरण के आधार पर खड़ा किया था। तो जाति समीकरण पर जीतना था तो उनके भी तो 20 आदमी जीतना चाहिए थे जो उनके दावा किया जा रहा था। इसलिए मैं अखिलेश जी को नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश जी भी बात डिफरेंट है, आप भी उसको मानिए, लेकिन आपका ये तर्क मैं कतई नहीं मानूंगा कि जाति आधार से चुनाव जीते जाते हैं। यदि लोगों को आईपैड दिए गए तो अखिलेश जी को भी उन लोगों ने वोट दिया होगा, यदि नहीं कहीं फायदा हुआ तो नहीं दिया गया। इसलिए ऐसी कई सुविधाएं होती है जिसके बल पर ही चुनाव जीते जाएंगे। अब वो जमाना चला गया जब जाति का एक फरमान दे दिया सरपंच ने, उसके बाद सब दे दिया। दिग्विजय सिंह उसके प्रमुख नेता है तो जातियों के आधार पर करते रहे, क्या नतीजा हुआ? 5.5 लाख वोट से हारे खुद मुख्यमंत्री 10-10 साल रहे। तो ऐसा नहीं है, वो तो जाति समीकरण में सबसे बड़ा विश्वास करते थे, इसी आधार पर वो दिखाते थे सारा। तो जाति, लालू यादव कहाँ है? जेल में है। जाति आधार पर उनसे बड़ा तो उनको तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होना चाहिए था। इसलिए ये धारणा समाज में न फैलाइए कि जाति आधार पर ही समाज और देश। अरविंद जी 80-20 का भी जिक्र कर रहे थे मेहता साहब। देखिए 2-3 चीजें करना चाहता हूं। एक, आदरणीय आलोक मेहता जी ने जो कहा अपना अपना विचार रखते हैं वो सही बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जब सबके विचार आ जाते हैं और कोई एक निर्णय हो जाता है तो हमारा संगठन जो है उस निर्णय को मान के आगे बढ़ता है। मैं इतनी बात कर रहा हूँ। दूसरा, जहां तक 80-20 की बात है, देखिए चुनाव हो चुके हैं और हमने कहा है कि सरकार बनने के बाद हम सबका साथ और सबका विकास के आधार पे काम करेंगे। ये हमने तब भी कहा जब चुनाव हो रहे थे और आज भी हम कह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, 2-3 उदाहरण मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा और आपको आश्चर्य होगा 47 से लेके 2018 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेजेस होती थी वहां पे। आज हम 75 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं वहां पे। तो मेडिकल कॉलेज जो बनेंगे उसमें किसी जाति के आधार पे किसी का एडमिशन थोड़ी होगा और चिकित्सा थोड़ी होगी। 5-5, 7-7 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो सबके लिए है। हमारा लक्ष्य है 24 घंटे बिजली मिले तो सबको बिजली मिलेगी। और हमने जो 36,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया है तो कोई जाति के आधार पे और संप्रदाय के आधार पे तो नहीं किया है ना। तो कोई भी सरकार जो जाति और संप्रदाय के आधार पे काम करती है वो अच्छी सरकार नहीं होती है। और आदरणीय मोदी जी जब दिल्ली में आए और प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रदेश में रहने वाले, यूपी में सभी प्रदेशवासी हैं, भारत में रहने वाले भारतवासी है। हमारी सरकार काम करेगी तो सबके लिए करेगी। हम जाति और संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठ के काम करने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि हमें समाज वर्ग के हर समूह का समर्थन मिला है। यदि हम एक क्षेत्र और जाति और संप्रदाय तक सीमित रहते तो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में जितनी वृद्धि हुई है और जितना व्यापक समर्थन मिला है और लगातार मिल रहा है वो संभव नहीं हो पाता। ठीक है रुद्र विक्रम सिंह जी, ये बहुत जरूरी है कि इस बार योजनाओं का फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि जब शौचालय का फायदा मिला तो उसमें कोई जाति और धर्म नहीं दिखा, और जब उज्ज्वला योजना का फायदा मिला तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं दिखा, और जब लैपटॉप बांटने की बात आई, टैबलेट की बात आई, तमाम योजनाओं की बात आई, राशन का जिक्र हुआ, प्रशासन का जिक्र हुआ, शासन का जिक्र हुआ, और बीजेपी के ऊपर विपक्ष ये कहकर निशाना साधता रहा कि ये तो 80-20 के फॉर्मूले की बात करते हैं, ये तो जातिवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं। क्या ये योजनाएं बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई हैं, जैसा कि अभी मेहता साहब भी जिक्र कर रहे थे? रुद्र विक्रम सिंह जी
देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जातियां जो पहले की पार्टियां थी या पहले उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों का शासन रहा है, जी। वो किसी विशेष जातियों के लिए वाकई में काम करती थी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता जी। कि एक विशेष जाति का ही उस थाने में भी राज चलेगा, जिले में भी राज चलेगा। मुझे लग रहा प्रदेश में भी मनोज जी राज को चलेगा। दिक्कत तो नहीं हो रही आपकी बात से? नहीं, दिक्कत होगी, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूं। जी। तो और लेकिन जो बीजेपी इसीलिए बीजेपी ने इसीलिए उत्तर प्रदेश में रिपीट किया है। आप अगर क्षेत्र में आप गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि किसी एक जाति कोई एक जाति क्लेम नहीं करती कि ये मेरी पार्टी है, लेकिन और अन्य पार्टियां जो है, जो सपा बसपा इस तरीके की जो पार्टियां हैं, वो एक जाति क्लेम करती है कि ये हमारी पार्टी है। लेकिन आप किसी भी जाति, आप पूरे चाहे दलित ले लीजिए, ठाकुर ले लीजिए, ब्राह्मण ले लीजिए, कोई ये नहीं कहता कि बीजेपी हमारी पार्टी है। ये एक सबसे बड़ी यूएसपी बीजेपी की रही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जाति को हिंदुस्तान से कभी अलग, हिंदुस्तान की राजनीति से कभी अलग आप नहीं कर सकते। मेहता जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अगर जाति वाकई में हिंदुस्तान में नहीं रही होती तो आज लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री होते। वो एक विशेष जाति के नहीं थे, अटल जी एक विशेष जाति से आते थे, ब्राह्मण थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री देश के बने। ये भी एक देश का दुर्भाग्य रहा, हालांकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि एक जाति का अभी तक हम इतने साल हो गए, इतने हम पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस जाति वाले आंकड़े को या जाति का जो माया जाल है उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, बीजेपी जिस तरीके से चीजों को, जो जाति वाला आंकड़ा है और जाति के जो मोह माया है, माया जाल है, उसको खत्म कर रही है। हो सकता है आगे आने वाले 10-20 सालों में ये जातियां बिल्कुल चुनाव में कम से कम प्रभावी ना रहे। ठीक है मनोज जी, एक शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। क्या जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठने की अब जरूरत बाकी पार्टीज को है? मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मनोज जी, क्या पूछा आप? मनोज जी, जैसा कि अभी पैनलिस्ट हमारे जिक्र भी कर रहे हैं, जातिवाद की चर्चा खूब हुई है, क्या इससे अब ऊपर उठने की आवश्यकता है? आप जातवाद तो छोड़िए, भारत जो है, राष्ट्र जो है पूरा जो है, अभी तक भारत में संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए। पूरा भारत एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कभी ना धर्म की बात होनी चाहिए, ना जात की बात होनी चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो भारत पुराना वाला भारत हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं सोने की चिड़िया है, और भारत का जो भी एक सम्मान था वो होना चाहिए। अब ये बहुत हो गया है जातवाद धर्मवाद, ठीक है, बहुत खत्म करके युक्ता की वरीयता पे इनको जो है आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सुनील कौशिक जी, बहुत संक्षेप में एक आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगा। नहीं, मनोज जी ठीक कह रहे हैं, और उसकी वजह है कि जातिवाद धर्मवाद नहीं होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव से अलग होना चाहती है, जातिवाद के आरोप लगते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी आजम खान से अलग होना चाहती है, कम मुस्लिम वर्ग के आरोप लगते थे। ये अच्छी है मनोज जी, समाजवादी पार्टी इस पर चले तो इस देश में, इस प्रदेश में एक नई राजनीति देखने को मिलेगी। और सारी पार्टियों को मुझे लगता है कि एक काम करने की आवश्यकता है इस पर। जो वर्चस्व चला आ रहा है जातिवाद के स्तर का, वो कैसे टूटे और राजनीति की एक नई मिसाल कायम हो। ठीक है, आलोक मेहता जी, भाई एक शार्प कमेंट चाहूंगा सर इस पर आपका। सबसे पहले तो मैं बहुत क्षमा के साथ इनसे कहूंगा, हमारे मेहमान है, कि आडवाणी जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने कि वो जाति नहीं थी। ये धारणा गलत है। उसके कई कारण है जिसकी इस समय चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से है। उनके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, संगठन के कारण हो सकते हैं, और इसलिए उस विवाद में न पड़े। लेकिन जाति के आधार पर वो प्रधानमंत्री नहीं बने, ये मैसेज कम से कम हमारे चैनल से, जिससे मैं भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, ये नहीं जा सकता कि उसके कारण नहीं बने। उनका एक सम्मान रहा है। एक वजह थी सर, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे आपसे। क्योंकि देखिए आज समय का अभाव भी है, और बहुत जल्दी से अरविंद जी, बहुत अब समय नहीं है, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। आगे की प्लानिंग क्लियर है? जो 100 दिन का एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने तय किया? जी, हमारा प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी आपका, मनोज पुरवाल जी आपका, आलोक मेहता साहब आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक आपका, और रुद्र विक्रम सिंह जी आपका। आज आप लोग चर्चा का हिस्सा बने, एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी अपनी प्लानिंग और रणनीति मजबूत आगे के लिए कर रही है। संगठन के लिहाज से बात करें, सरकार के मंत्रिमंडल के लिहाज से बात करें, 2024 के लिहाज से बात करें, एजेंडा साफ बीजेपी ने कर दिया है। 100 दिन के बाद रिपोर्ट कार्ड होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दी है। अधिकारियों को भी कड़े निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन से सवाल तो बनता है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।